हेलो स्टूडेंट्स, आज एक नए टॉपिक के साथ में। लास्ट हमने शुक्र के बारे में पढ़ लिया था और आज की क्लास में हम पृथ्वी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, अर्थ के बारे में पढ़ रहे हैं कि अर्थ, हमारी जो अर्थ है वो किस प्रकार से, उसमें विभिन्न प्रकार की विशेषताएं मौजूद हैं, उसका परिक्रमण पथ, परिभ्रमण पथ किस प्रकार का है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था शुक्र ग्रह के बारे में और उसके पहले बुध ग्रह के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं पृथ्वी के बारे में, अर्थ के बारे में। पूर्व की क्लास की तरह ही हम हेडिंग डाल लेते हैं और हम जो आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कशन हमारा हो रहा है पृथ्वी के बारे में, यानी अर्थ के बारे में हम बात कर रहे हैं, पृथ्वी के बारे में बात कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट है और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको सामान्य जानकारी के आधार पर पृथ्वी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। जहाँ हम निवास कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ हमारा निवास स्थान है, तो उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि हमारी अर्थ क्या है। हमारी अर्थ के बारे में सामान्य जानकारी समझ लीजिए, हम उस पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो फर्स्ट पॉइंट तो यही आएगा कि सौरमंडल में हमारी पृथ्वी की स्थिति कैसी है। तो सौरमंडल में पृथ्वी का जो स्थान है, सौरमंडल में पृथ्वी का स्थान तीसरा है। स्थान तीसरा है, ठीक है, क्योंकि हम सबसे पहले बुध के बारे में पढ़ चुके हैं। आपको ज्ञात होगा, हम सबसे पहले बुध ग्रह को पढ़ा हमने, बुध के बाद हमने शुक्र ग्रह को पढ़ा और शुक्र के बारे में हमने अध्ययन किया पूरा। और शुक्र के बाद जो तीसरा ग्रह है वो कौन सा हो जाता है? पृथ्वी। क्लियर हो गया। और यदि हम सूर्य के सापेक्ष में देखें, यानी कि सूर्य के सापेक्ष हम बात करें कि सूर्य को भी हम शामिल कर लेते हैं, तो उस हिसाब से ये चौथा ग्रह बन जाएगा, चौथा स्थान बन जाता है। चौथे स्थान पर है। क्लियर है? देखिए कैसे चौथे स्थान पर है, मैं आपको बता देता हूं। देखिए ये सन, ये हमारा सन है और फिर इसके चारों ओर हम बात करें, ये सन हो गया। तो इसके बाद जो ग्रह आता है, यानी ये ग्रह है, ये कौन सा है? तो बुध। ठीक है, उसके बाद एक और ग्रह है, तो ये कौन सा है? ये शुक्र, यानी विनस। और उसके बाद ये जो वलय है, तो ये वलय किसकी है? ये रिंग किसकी है? तो पृथ्वी की। देखिए पहले स्थान पर कौन हो गया? सन। फिर दूसरे स्थान पर कौन हो गया? बुध। तीसरे स्थान पर कौन सा हो गया? शुक्र। और चौथे स्थान पर कौन सा हो गया? तो पृथ्वी। तो यदि हम सन के रेफरेंस में बात करें, सन के साथ साथ बात करें, तो सन प्रथम स्थान पर हो गया, फिर दूसरे स्थान पर बुध, फिर तीसरे पे शुक्र और चौथे पर पृथ्वी। क्लियर? अब देखिए सूर्य के सापेक्ष हम बात कर रहे हैं कि सूर्य के सापेक्ष ही चौथा स्थान है, ये क्लियर हो गया। लेकिन केवल सौरमंडल की बात करें, यानी हम उसमें सूर्य को शामिल नहीं कर रहे हैं, तो उस स्तर पर हम देखें तो वहाँ ही तीसरे स्थान पर है, क्योंकि पहले स्थान पे कौन सा आ जाएगा? फिर बुध। तो यहाँ देखें तो पहले स्थान पे कौन सा आ जाएगा? बुध ग्रह। दूसरे पे कौन सा आ जाएगा? दूसरे पे शुक्र ग्रह। और तीसरे पे बात करें तो पृथ्वी, यानी अर्थ। तो आप क्लियर हो गया होगा कि सौरमंडल में पृथ्वी का तीसरा स्थान है, जबकि सूर्य के सापेक्ष बात करें तो चौथे स्थान पर है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात कर रहे हैं।
पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है, यहाँ लिख लेते हैं हम, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन यापन संभव है। क्लियर? यानी पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर हम जीवन यापन कर सकते हैं या जहां जीवन यापन संभव है। इसके अलावा और कोई ऐसा ग्रह नहीं है, प्लेनेट नहीं है जहां पर जीवन है। केवल पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन यापन संभव होता है, जीवन यापन संभव करते हैं। मनुष्य जीवन यापन कर रहा है, वनस्पति है, जीव जंतु हैं, ये सभी क्या कर रहे हैं? जीवन यापन कर रहे हैं। तो पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या इंपॉर्टेंस, ऐसी क्या बात है जिसके माध्यम से यहाँ जीवन यापन होता है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में लिख लेते हैं, पृथ्वी पर उपस्थित, पृथ्वी पर पृथ्वी पर उपस्थित तापमान ऑक्सीजन गैस पृथ्वी पर उपस्थित तापमान, ऑक्सीजन तथा जल होने के कारण पृथ्वी पर जीवन संभव है। पृथ्वी पर जीवन संभव है। क्लियर? तो पृथ्वी पर उपस्थित क्या क्या है? तापमान है, टेम्परेचर है। देखिए यदि तापमान नहीं होता तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? तापमान होना जरूरी है। तापमान ना कम होना चाहिए ना तापमान अधिक होना चाहिए, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। आपको याद दिलाऊं मैं एक बार वापस कि जब हम बुध ग्रह को पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि बुध ग्रह का जो सूर्य के समक्ष जो सरफेस है वहाँ टेम्परेचर 400 डिग्री सेंटीग्रेड है। वहीं दूसरी और जो उसका सरफेस है, पीछे वाला जो भाग है, वहाँ -200 सेंटीग्रेड टेम्परेचर हमें पाया जाता है, माइनस में। तो मतलब कंडीशन क्या है कि एक जगह तापमान अधिक हो रहा है, दूसरी जगह तापमान कम हो रहा है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि एकदम से रैपिडली इतना चेंज आता है। तो फिर किसी भी जीवधारी का, मनुष्य है या जीव जंतु है, वनस्पति है, उसका एकदम से टेम्परेचर यदि चेंज होता है तो वह अपना जीवन संभव नहीं बना सकता। मानव के साथ भी कुछ ऐसा ही है। हम ये देखते हैं कि जब विंटर सीजन होता है, विंटर सीजन पीक पॉइंट पर होता है दिसंबर जनवरी के समय। हम उत्तरी गोलार्ध के वासी हैं तो हम वैसे डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो दिसंबर जनवरी के समय जो टेम्परेचर होता है वो कम हो जाता है, लगभग 4-5 डिग्री रहता है। लेकिन ये जो 4-5 डिग्री का जो कंडीशन अप्लाई होती है ये एकदम से नहीं होती। आप देखिए अक्टूबर से विंटर सीजन शुरू होता है, नवंबर तक आते आते थोड़ी और अधिक विंटर होना यानी सर्दी होना शुरू हो जाती है। दिसंबर तक आते आते सर्दी और शुरू होती है, ठीक है। तो ये एक सीरीज़ में चलता है, यानी एकदम से नहीं होता। फिर उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी अप्रैल में जब गर्मी आती है तो वो सीज़न भी एकदम से नहीं आता। उसमें तापमान पहले कम होता है, दिसंबर में, जनवरी में और कम हो जाता है, फरवरी में लगभग टेम्परेचर कम और थोड़ा फिर उसके बाद बढ़ना शुरू होता है, मार्च अप्रैल तक आता है तो टेम्परेचर और ग्रोथ करता है। क्लियर? तो ये एक रिदम है, यानी कि एकदम से सर्दी नहीं आती, एकदम से गर्मी नहीं आती, एकदम से वर्षा ऋतु नहीं आती। इनका पैटर्न स्लो स्लो चलता है और फिर आगे की ओर बढ़ता है। तो यहाँ पर भी जो तापमान है, पृथ्वी पर जो तापमान बना हुआ है वो कम भी होता है, अधिक भी होता है, लेकिन रैपिडली नहीं होता, तेज़ी से नहीं हो रहा है, स्लो स्लो ये गतिविधि चलती है। अब देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर देखने को मिलती है।
ऑक्सीजन मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी होती है। और जल भी कैसा हमें देखने को मिलता है, मीठा जल। तो मनुष्य जो ग्रहण करता है जल के रूप में, वो मीठा जल हम ग्रहण करते हैं। हालांकि मीठे जल का जो प्रतिशत है वो बहुत कम है, क्योंकि लगभग हमारे समुद्र जो जितने भी हैं, बड़े बड़े महासागर हमारे हैं, इस पृथ्वी पर मौजूद है। इसलिए 97% ऑलमोस्ट जो जल है वो खारा है ना, यानी कि लवणीय सॉल्ट वाटर हमें देखने को मिलता है, लवणीय जल देखने को मिलता है। और केवल 2% ही ऐसा जल है जो पीने योग्य है, मीठा जल है। लेकिन उसमें से भी 97% भाग जो है वो हिम के रूप में है, और केवल 3% भाग जो है वो लिक्विड फॉर्म के रूप में है। हालांकि जो हिम की नदियाँ होती हैं या हिम का जो पिघला हुआ जल होता है वो नदियों के माध्यम से सर्कुलेट होता है और वो हमें मिलता रहता है। ठीक है, तो पृथ्वी पर तापमान भी है, ऑक्सीजन भी है, और जल होने के कारण पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया है। ये नोट कीजिए आप। क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, ऊपर वाला पॉइंट हम हटा देते हैं। अब जब जल की बात हुई है तो हम देख लेते हैं कितना % जल है पृथ्वी पर, इसको डिस्कस कर लेते हैं। पृथ्वी पर 71% जल की मात्रा है। ठीक है, पृथ्वी पर 71% जल की मात्रा है। अतः इसीलिए इसे नीला ग्रह यानी ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। अब देखिए ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं, नीला ग्रह क्यों कहते हैं। नीला ग्रह बोलने का कारण यह है कि जब अंतरिक्ष पर हम पृथ्वी का चित्र लेते हैं, चूँकि 71% जल की मात्रा है, यानी कि इस पूरे व्रत में, एक फॉर एग्जांपल, इस पूरे व्रत में 71% भाग, यानी कि इतना जो भाग है, ठीक है, ये जो भाग आपको देखने को मिल रहा है, ये जो पूरा भाग है ये 71% है। और इस 71% पर हमें क्या देखने को मिलते हैं, महासागर, जिसमें क्या प्राप्त होता है, जल। ठीक है, जल प्राप्त होता है 71% भूभाग पर। तो ऊपर से यानी अंतरिक्ष से जब हम पृथ्वी का चित्र लेते हैं, ठीक है, तो हमें जल ही जल दिखाई देता है। और जल कैसा दिखाई देता है, नीला। जल कैसा दिखाई देता है, नीला। और इसीलिए हम इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। यानी पृथ्वी जो है वो पृथ्वी एक प्रकार से नीला ग्रह भी है। और नीला ग्रह क्यों है, ये मैंने आपको बता दिया कि नीला ग्रह इसलिए है क्योंकि पृथ्वी पर जल की मात्रा अधिक, यानी 71% जल की मात्रा होने के कारण इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। ये क्लियर हो गया आपको। दूसरा आपको ध्यान रखना है, इसे हम धरातली ग्रह भी कहते हैं। तो पृथ्वी को धरातली ग्रह यानी टेरेस्ट्रियल प्लेनेट भी कहते हैं। देखिए इसको टेरेस्ट्रियल प्लेनेट या धरातली ग्रह क्यों कहते हैं, ठीक है, इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जीवन है। और मनुष्य, जीव जंतु, वनस्पति, ये सब कहाँ निवास करते हैं, धरातल पर निवास करते हैं, यानी स्थलीय भाग पर निवास करते हैं। और स्थलीय भाग पर निवास करते हैं इसलिए इसको हम धरातली ग्रह भी कहते हैं। तो देखिए एक इम्पोर्टेंट बात क्या है, एक तो नीला ग्रह कहते हैं। नीला ग्रह क्यों कहते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। नीला ग्रह कहने के पीछे कारण क्या है।
फिर हम कहते हैं इसको धरातली ग्रह। तो धरातली ग्रह क्यों कहते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। धरातली ग्रह कहने का कारण क्या है, तो आप नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट, ये समझ में आ गया होगा आपको। पृथ्वी पर एक तो 71% जल की मात्रा है, नीला ग्रह कहते हैं, और ये धरातली ग्रह भी इसे हम जानते हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं इसके परिक्रमण काल की, कि इसका परिक्रमण काल और परिभ्रमण काल किस प्रकार का है, उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पृथ्वी के बारे में। तो हम बात करें कि पृथ्वी का जो परिक्रमण काल है, परिक्रमण काल समय कह दीजिए। ठीक है, परिक्रमण काल जो है वो 365 दिन का है। 365 दिन का होता है। ठीक है, पृथ्वी का परिक्रमण काल जो होता है वो 365 दिन का होता है। ये राउंड फिगर की बात कर रहे हैं, हालांकि इसमें कुछ परिवर्तन होता है। और परिवर्तन क्या होता है, 365 दिन एग्जैक्ट हम ये मानते हैं कि एग्जैक्ट 365 दिन पाँच घंटे 48 मिनट और 42 सेकेंड, ये कुछ हम मानते हैं कि 5 घंटे 48 मिनट और 42 सेकेंड के आसपास इसका समय रहता है। लेकिन इतना आपको ध्यान आप रख भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो आप 365 दिन याद रख सकते हैं। ये पूरा इसका एक क्रम है, एक एग्जैक्ट, यानी कि एग्जैक्ट हम यूँ दें, एग्जैक्ट ये होता है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 42 सेकेंड। और कहीं कहीं हो सकता है ये 5 घंटे 48 मिनट 42 सेकेंड की बजाय आपको लिखा हुआ हो 6 घंटे, केवल आपको ये देखने को भी मिल सकता है, केवल 6 घंटे भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक प्रश्न होता है जब आप कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं, रीजनिंग आप वहाँ पढ़ते हैं, तो रीजनिंग में एक टॉपिक आता है कैलेंडर। ठीक है, और कैलेंडर में भी एक टॉपिक आता है लीप वर्ष, लीप ईयर उसको बोलते हैं। ठीक है, लीप वर्ष, ये लीप ईयर आता है। और नहीं तो आप देखते हैं कि हर प्रत्येक 4 साल बाद जो फरवरी का मंथ होता है ना, जो फरवरी का माह होता है, वह हमेशा देखा जाए, जैसे सपोज एक उदाहरण के तौर पर 2001 में जो फरवरी का मंथ था उसमें 28 दिन थे, 28 डेज। फिर नेक्स्ट 2002, इसमें जो फरवरी का मंथ था ये भी 28 डेज का। फिर 2003 में फरवरी का मंथ ये भी 28 का आता है। लेकिन जैसे ही चौथा साल, यानी 4 साल कंप्लीट, 3 साल कंप्लीट होने के बाद जैसे 2004 का जो वर्ष आया, उसमें जो फेब का मंथ हुआ ये आता है 29 का, यानी इसमें एक दिन बढ़ जाता है। तो दोस्तों ये एक दिन क्यों बढ़ा इसको समझ लेना। ये एक दिन इसलिए बढ़ा, देखिए यहाँ पर हमने काउंट किया 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 42 सेकेंड। ठीक है, राउंड फिगर में हमने क्या कह दिया कि 6 घंटे, क्या कहा 6 घंटे। अब देखिए
प्रत्येक वर्ष यदि 6 घंटे बढ़ रहे हैं, प्रत्येक वर्ष, एक वर्ष में 6 घंटे, फिर ईयर आया उसमें फिर 6 घंटे, फिर नेक्स्ट ईयर आया फिर 6 घंटे, फिर नेक्स्ट ईयर आया फिर 6 घंटे, तो टोटल कितने घंटे बढ़ गए? 24 घंटे। टोटल कितने बढ़ गए? 24 घंटे बढ़ गए। अब देखिए 365 दिन तो ये हो गए, और हमारी पृथ्वी जो परिभ्रमण कर रही है वो एग्जैक्ट हम मानते हैं कि 23 घंटे में पूर्ण कर लेती है, लेकिन उसको राउंड फिगर में हम 24 घंटे मान लेते हैं। यानी हमारी पृथ्वी 24 घंटे में एक परिभ्रमण पूरा या एक दिन कंप्लीट कर लेती है। तो 24 घंटे यानी 24 घंटे का मतलब क्या हो गया? एक दिन हो गया। एक दिन प्लस हो जाता है, एक दिन क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। किस में प्लस हो जाता है? 365 दिन में, क्योंकि 365 दिन पहले 2001 में आ गया, फिर 365 दिन प्लस 6 घंटे और ऐड हो गए 2002 में, फिर 6 घंटे और ऐड हो गए, तो कितना हो गया? 2003 में, फिर 2004 में फिर 6 घंटे ऐड हो गए। तो इस के अकॉर्डिंग हम क्या देते हैं कि एक दिन बढ़ जाता है, एक दिन बढ़ जाता है। एक दिन बढ़ते ही क्या होता है? जो यहाँ 365 दिन प्लस एक दिन बढ़ा तो वो 366 दिन में काउंट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और इसीलिए हम देखते हैं फैब के मंथ में जब 4 साल बाद फरवरी का मंथ आएगा तो 28 की बजाय 29 उसमें दिन होते हैं। तो एक दिन क्यों बढ़ा? उसका कारण ये होता है। तो ये आपने समझ लिया कि ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे कारण क्या है। तो यहाँ लिख लेते हैं लीप वर्ष प्रत्येक 4 वर्ष पश्चात आता है, 4 वर्ष पश्चात आता है। और क्यों आता है ये आप समझ लिया। ठीक है, क्यों आ रहा है, आने का कारण क्या है ये आपने समझ लिया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 6 घंटे जो है वो प्रत्येक वर्ष बढ़ते जाते हैं, और जब प्रत्येक वर्ष बढ़ते जाते हैं तो एक दिन काउंट हो जाता है, और 4 साल पश्चात एक लीप ईयर आना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट, ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या बात करें कि एक तो हो गया परिक्रमण काल की बात हो गई। अब हम बात करते हैं इसके परिभ्रमण की, यानी पृथ्वी का जो परिभ्रमण है, पृथ्वी का जो परिभ्रमण है वो एग्जैक्ट होता है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में। 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में इसका एग्जैक्ट परिभ्रमण काल होता है, लेकिन हम इसको राउंड फिगर में लिख देते हैं 24 घंटे। में पूर्ण कर लेती है। क्लियर? आप नोट कीजिए। तो पृथ्वी का जो परिभ्रमण 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, ये एग्जैक्ट हम इसको 24 घंटे मान लेते हैं। क्लियर हो गया? अब परिक्रमण काल जो होता है 365 दिन में होता है, ये तो आपको क्लियर हो गया। लेकिन अब हम ये बात करते हैं कि सूर्य के समक्ष ये जब परिक्रमण करती है तो उसकी स्पीड कितनी होती है ना? ये भी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा नॉलेज बेस्ड है, तो आपको ध्यान रखना है। तो हम ऐसे लिखते हैं कि पृथ्वी का जो परिक्रमण, ऐसे लिखें, सूर्य के समक्ष पृथ्वी की
परिक्रमण पथ पर चाल। देखो समझ में आया आपको स्टेटमेंट। सूर्य के समक्ष पृथ्वी की परिक्रमण पथ पर जो चाल होती है, वो चाल आपको समझ में आ गई। वो जो चाल होती है वो 30 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। क्लियर हो गया? यानी सूर्य के समक्ष पृथ्वी की परिक्रमण पथ पर जो चाल होती है वो 30 किलोमीटर पर सेकंड होती है। यानी 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से पृथ्वी परिक्रमण पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अब देखिए एक इम्पोर्टेंट बात इसमें बता देते हैं आपको कि जो पथ होता है, यानी जो पाथ है इसका, सूर्य की परिक्रमा का जो पाथ है वह कैसा है? अंडाकार। इसका पथ कैसा है? अंडाकार या दीर्घवृत्तीय। दीर्घवृत्तीय पथ। क्लियर? तो इसका अंडाकार मार्ग है या उसको हम कह सकते हैं दीर्घवृत्तीय इसका पथ है। किसका? सूर्य के समक्ष जब पृथ्वी परिक्रमण करती है, सूर्य के समक्ष जब पृथ्वी परिक्रमण करती है तो उसके जो चाल है वो एक तो 30 किलोमीटर पर सेकंड होती है, एक तो ये इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा, इसका जो पथ है वो कैसा है? अंडाकार या दीर्घवृत्तीय पथ होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? नेक्स्ट, ये हो गया परिक्रमण काल की बात या समय की बात हो गई कि 365 दिनों में ही पूर्ण कर लेता है। अब देखिए, अब एक और इम्पोर्टेंट बात हम बात कर लेते हैं कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। ये सारे पॉइंट इम्पोर्टेंट है, आपको इसी तरह से लिखने हैं। ठीक है, पॉइंट वाइज आपको लिखते चलना है। तो हम लिखेंगे सूर्य से औसत दूरी, यहाँ लिखते हैं हम पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर। क्लियर हो गया? सूर्य की पृथ्वी से औसत दूरी हम कितनी मानते हैं? 149.6 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, मिलियन किलोमीटर है। क्लियर? ये क्या है? इसकी औसत दूरी, ध्यान रखिएगा, ये होती है औसत दूरी। अब देखिए दो कंडीशन होती है, एक होती है अपसोर, एक होती है उपसोर। तो हम थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं कि अपसोर और उपसोर क्या होता है। दो कंडीशन और होती हैं, एक होती है अपसोर, एक होती है उपसोर। दो कंडीशन क्या है? देखिए पहले मैं लिख देता हूं यहां पर, यह है अपसोर और एक है उपसोर। ठीक है, इसको बोलते हैं एपीहीलियन, एपीहीलियन, और एक होता है पेरिहीलियन। ठीक है, एक होता है अपसोर, एक होता है उपसोर। दोनों की कंडीशन क्या होती है? देखिए अपसोर या उपसोर की कंडीशन क्या है? अपसोर में क्या होता है कि पृथ्वी की दूरी अधिकतम हो जाती है। पृथ्वी की दूरी किससे? सूर्य से। पृथ्वी की दूरी सूर्य से अधिकतम हो जाती है। और उपसोर में क्या होता है?
पृथ्वी की दूरी, पृथ्वी की दूरी न्यूनतम हो जाती है। पृथ्वी की दूरी क्या हो जाती है? न्यूनतम। देखिए ये तो है औसत दूरी, औसत दूरी है 149.6 मिलियन किलोमीटर, क्लियर हो गया। लेकिन इस कंडीशन में, यानी कि अपसोर की कंडीशन में और उपसोर की कंडीशन में क्या देखने को मिलता है कि अपसोर की कंडीशन में पृथ्वी की दूरी अधिकतम हो जाती है सूर्य से, ठीक है, और उपसौर की कंडीशन में पृथ्वी की दूरी होती है न्यूनतम। तो कितनी न्यूनतम होती है और कितनी अधिकतम होती है, ये कंडीशन आपको समझ में आई। डायग्राम से हम देखें तो जैसे मान लेते हैं ये सन है और हमने कहा था कि ये अंडाकार या दीर्घवृत्तीय पथ पर क्या करता है, जो ऑब्लेट इसका पथ होता है उस पर हमारी पृथ्वी परिक्रमण करती है। इसका मतलब यहाँ सन मान लेते हैं, ये सन है, तो ये कुछ इस तरह से घूमती है हमारी पृथ्वी, ये कुछ इसका पथ इस प्रकार से होता है, ये पृथ्वी का पथ, ये पृथ्वी इस तरह से रोटेशन कर रही है, क्लियर। अब एक समय ऐसा आता है जब हमारी पृथ्वी जो होती है वो सूर्य से, ये देखिए ये अधिकतम दूरी पर है, और एक ऐसा पाथ आता है जब ये इससे न्यूनतम दूरी पर है। तो जब न्यूनतम दूरी पर होगी, ठीक है, जब न्यूनतम दूरी पर होगी तो उस कंडीशन को कहेंगे उपसौर, जब न्यूनतम दूरी पर होगी, क्लियर। न्यूनतम दूरी पर होने पर इसे हम कहेंगे उपसौर। और यदि अधिकतम दूरी पर होती है तो हम उसको क्या कहते हैं, अधिकतम दूरी पर होने के कारण हम उसको क्या कहेंगे, उपसौर। ये है अपसौर, ये है उपसौर। तो उपसौर में न्यूनतम दूरी, ठीक है, और अधिकतम दूरी में कंडीशन क्या बन रही है, अपसौर की बन रही है, क्लियर हो गया, ये आपको समझ में आ गया। अब मैं बता देता हूँ कि कितनी दूरी है, एग्जैक्ट जो दूरी है वो कितनी है, हम उसकी बात कर लेते हैं। अब लिखिएगा, पॉइंट वाइज लिखते हैं हम। ये तो औसत दूरी हो गई, तो ऐसे लिखते हैं, पृथ्वी की अधिकतम दूरी, अधिकतम दूरी सूर्य के सापेक्ष, ठीक है, कितनी होती है, 152 मिलियन 152 मिलियन किलोमीटर। कंडीशन क्या होती है उस समय, अपसौर की, क्या कंडीशन होती है, अपसौर की, नोट कीजिए। नेक्स्ट, तो पृथ्वी की अधिकतम दूरी सूर्य के सापेक्ष हम बात कर रहे हैं, तो सूर्य के सापेक्ष 152 मिलियन किलोमीटर। और फिर एक और पॉइंट हम लिखते हैं, सेम यही पॉइंट लिखते हैं कि पृथ्वी की न्यूनतम दूरी, यहाँ तो अधिकतम दूरी है, अब हम बात करेंगे पृथ्वी की अधिकतम दूरी, पृथ्वी की न्यूनतम दूरी, और न्यूनतम दूरी भी किसके सापेक्ष हम बात करेंगे, तो न्यूनतम दूरी भी हम सूर्य के सापेक्ष ही बात करेंगे। तो न्यूनतम दूरी सूर्य के सापेक्ष, सूर्य के सापेक्ष कितनी है, 147 मिलियन किलोमीटर। और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, उपसौर। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, उपसौर। तो एक तो हो गया अपसौर, क्लियर, और एक हो गया उपसौर। ये दो इंपॉर्टेंट बातें हो गई। देखिए पृथ्वी की अधिकतम दूरी, अधिकतम दूरी की जब बात होगी तो कंडीशन क्या होगी, अपसौर की। और जब न्यूनतम दूरी की बात होगी
तो कंडीशन क्या होगी, उपसौर की। क्लियर। यहाँ जो 152 किलोमीटर मिलियन किलोमीटर दिया हुआ है, ये अपसौर की कंडीशन में दूरी अधिक है, और यहाँ 147 मिलियन किलोमीटर दिया हुआ है, यहाँ कंडीशन उपसौर की है। और यहाँ जो बात हुई थी दोस्तों, यहाँ जो बात हुई है ये औसत दूरी की हुई है। यहाँ बात किसकी हुई है, औसत दूरी। औसत दूरी का मतलब क्या हुआ, एवरेज जो डिस्टेंस है वो हमने काउंट कर लिया। अब देखिए फॉर एग्जांपल जो इसका एवरेज डिस्टेंस है वो कैसे काउंट किया। जैसे फॉर एग्जांपल इसको हम हटा देते हैं, इसको हमने ऐसे काउंट कर लिया। देखिए एक दूरी तो होगी हमारे पास 147, एक दूरी होगी हमारे पास 152, और एवरेज जो हमने लिया वो हम लिख लेते हैं रेड पेन से, ये हो गया 149। ठीक है। अब देखिए यहाँ से यहाँ 2 मिलियन किलोमीटर का अंतर आ रहा है। ठीक है। और यहाँ से यहाँ भी जाने में 2 मिलियन किलोमीटर का अंतर आ रहा है। फर्क सिर्फ इतना है। तो ये तो हो गया न्यूनतम दूरी, और ये हो गया अधिकतम दूरी। ये न्यूनतम दूरी हो गई, ये अधिकतम दूरी होगी, तो इनके बीच की एवरेज दूरी कितनी होगी, 149 मिलियन किलोमीटर। तो इस दूरी को हमने क्या मान लिया, एवरेज। ये देखिए ये हो गई एवरेज, औसत डिस्टेंस, यानी एवरेज जो डिस्टेंस है वो 149.6 मिलियन किलोमीटर हो जाएगा। जो इसकी अधिकतम दूरी होगी वो अधिकतम दूरी कितने हो जाएगी, 152 मिलियन किलोमीटर हो जाएगी, और इसकी जो न्यूनतम दूरी है वो 147 मिलियन किलोमीटर हो जाएगा। इसको कहते हैं अपसौर, इसको कहते हैं उपसौर, और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एवरेज डिस्टेंस कहते हैं, जो सूर्य के और पृथ्वी के बीच में होती है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा आपको ये टॉपिक। तो यहाँ तक हमने पृथ्वी की कुछ महत्वपूर्ण बातें जो थी उस पर हमने चर्चा कर ली है, और इस पे हम देखेंगे कि क्या और इम्पोर्टेंट बातें हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 फॉर्म में हम उसको लिखते चले जाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा। नेक्स्ट पॉइंट में हम कुछ इम्पोर्टेंट बातें इसके व्यास के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट।